दोस्तों नमस्कार। पूरी दुनिया में भारत का नाम गूंज रहा है, वो भी जोर जोर से। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और दिलचस्प बात यह है कि ये शोर किसी पैसे के दम पर नहीं मचाया जा रहा है, ना भारत से ढोल नगाड़े किराए पर भेजने की जरूरत पड़ी है, ना ही गोदी मीडिया के लाउड स्पीकरों और झंडा बरदारों को ढोकर ले जाने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर दुनिया का असली मीडिया ही भारत की चर्चा कर रहा है। बीबीसी ने विस्तार से दिखाया है कि कैसे भारत का नाम सुर्खियों में है और साथ ही कैसे भारत की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब भविष्य में कभी इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे तथाकथित विश्व गुरु का जिक्र जरूर होगा। 21वीं सदी में सबसे ज्यादा समाज को बांटने और आपसी तनाव बढ़ाने के लिए, जी हां, हाल ही में क्रिसमस डे के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों में कथित तौर पर एक खास विचारधारा से जुड़े लोगों ने जो किया वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी लिखा और पढ़ा गया। गोदी मीडिया और अंध समर्थक बार बार यही रट लगाते हैं कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन सवाल यह है कि उनके दावों का स्रोत क्या है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर पूरी तरह पेड गोदी मीडिया और आईटी सेल? आप भी जानते हैं। अब जरा देखिए कि दुनिया में बड़े बड़े अखबार इस तथाकथित अमृतकाल के बारे में क्या लिख रहे हैं। आगे कुछ मिनट ध्यान से देखिए और जरूर भक्तों को भी दिखाइए। वैसे एक और भी दिलचस्प बात है, हुजूर हाल ही में जापान गए थे। अगस्त महीने में, याद तो होगा ही, उस जापान यात्रा को लेकर एक नहीं बल्कि दो आरटीआई से काफी विश्व गुरु टाइप खुलासे सामने आए हैं। उधर ऐसा लग रहा है कि ये पूरा हफ्ता बीजेपी से जुड़े लोग महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले एक नया रिकॉर्ड बनाने पर तुले हुए हैं, और फिर बेखौफ घूमने पर भी। मध्य प्रदेश से एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें एक भाजपा पार्षद खुलेआम सिस्टम को चुनौती देता नजर आ रहा है और एक महिला से कह रहा है, कुछ नहीं होगा, जो करना है कर लो। इसके साथ साथ बात करेंगे अमृतकाल की। अमृतकाल की न्यायपालिका की फ्रंट लाइन से सौरभ दास की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। अगर आपने उसे जरा सा भी समझ लिया तो शर्म से पानी पानी हो जाना तय है। ये रिपोर्ट भारत की न्यायपालिका पर जनता के भरोसे को झकझोर देने वाली है, और ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि हजारों सवाल खड़े करती है। सवाल सीधे सीधे भारत के मौजूदा चीफ जस्टिस से है, एकदम सरल भाषा में। इन तमाम मुद्दों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले इस हफ्ते के भाजपाई रिकॉर्ड में जुड़ा नया लेसन देख लीजिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जोरों से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो मध्य प्रदेश के सतना जिले से है और इसमें दिखाई देने वाला व्यक्ति भाजपा का पार्षद अशोक सिंह है। बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर को इस व्यक्ति के खिलाफ एक महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई। महिला का आरोप है कि इस व्यक्ति ने चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। अब वही व्यक्ति कथित तौर पर उसे दोबारा धमका रहा है। वीडियो में महिला कहती दिखाई दे रही है कि वो ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देगी। जवाब में आरोपी कह रहा है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जो करना है कर लो। इसे कहते हैं अमृतकाल पर भरोसा। अगर ये पूरा मामला वैसे ही है जैसे सामने आ रहा है तो जरा सोचिए महिलाओं को लेकर भाजपाई मानसिकता कैसी है और अपने सिस्टम पर इन लोगों को कितना भरोसा है। भरोसा इतना कि किसी महिला के साथ कुछ भी कर लिया जाए और पूरा यकीन हो कि न पुलिस कुछ करेगी न न्यायपालिका कुछ कर पाएगी। तभी तो ऑन कैमरा लड़की को धमकाया जा रहा है और वो बेचारी रोते हुए कह रही है कि वीडियो शेयर कर दूंगी। कुल मिलाकर भरोसा अगर किसी को करना है तो इस भाजपाई पार्षद अशोक सिंह जैसा करना चाहिए, अपनी पार्टी पर, अपनी सरकार पर और अपनी विचारधारा के लोगों पर। तभी असली अमृतकाल आएगा। अब सबसे पहले बीबीसी की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद न्यायपालिका विश्व स्तरीय कारनामा भी देखेंगे। वैसे तो आपने जगह जगह देखा ही होगा कि हमने भी लगातार दिखाया कि किस तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर पूरे देश में गंदगी फैलाई गई। अलग अलग जगहों से ईसाइयों के खिलाफ हमलों और जातियों की खबरें आई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल समेत कई राज्यों से हमने पहले भी कहा था कि फलाना ढिमकाना के नारे देने वालों ने पूरे देश का माहौल नफरत में एक जैसा बना दिया है। अब जरा सोचिए कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को किस तरह कवर किया है। दुनिया भर के कई जानकारों और मानवाधिकार संगठनों ने भारत में हो रही इन घटनाओं पर चिंता जताई है और भारत सरकार से अपील की है कि ईसाई समुदाय को सुरक्षा दी जाए। भारत सरकार यानी वही डबल इंजन, यानी वही गुजराती जोड़ी की सरकार, दुनिया भर के संगठन और विशेषज्ञ कह रहे हैं अपने देश में ईसाइयों को सुरक्षित
रखिए। इसी बीच हमने देखा कि प्रधानमंत्री 25 दिसंबर की सुबह सुबह पूरे देश को क्रिसमस की बधाई देते हैं और दिल्ली के एक चर्च में भी जाते हैं। खूब सारे वीडियो और फोटो आते हैं। अब सवाल ये भी है, क्या ये यात्रा अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हुई या फिर गोवा और केरल के चुनावी गणित के तहत? क्योंकि देश के नेता के तौर पर भाईचारा बढ़ाने वाली पहल जमीन पर तो नजर नहीं आती, वरना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को ऐसी कवरेज का मौका नहीं मिलता। अब जरा देखिए अरब टाइम्स जो कुवैत से प्रकाशित होता है उसने क्या लिखा। अरब टाइम्स ने लिखा, भारत में क्रिसमस का अनुभव भयावह रहा, इस कदर उत्पीड़न हुआ कि ईसाई समुदाय हिल गया। अपनी रिपोर्ट में अरब टाइम्स साफ लिखता है कि आनंद, शांति और एकता का ये त्योहार धार्मिक अनुष्ठानों को निशाना बनाए जाने के कारण पूरे देश में परेशान करने वाली घटनाओं से घिरा रहा। सोचिए, जो त्योहार हर्षोल्लास का होता है उसी में हमले हो रहे हैं। उड़ीसा में सड़क किनारे विक्रेताओं को परेशान किया जा रहा है, दिल्ली में कैरोल सिंगर्स से झड़प हो रही है, केरल में हिंसक हमले हो रहे हैं। अरब टाइम्स ने इन तमाम घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने इस घटना की निंदा करते हुए भाजपा पर ईसाई धर्म के प्रति घृणा फैलाने का आरोप लगाया। अरब टाइम्स ने यह भी लिखा कि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में तेजी से उभरता दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सत्ताधारी भाजपा की एक नेता पुलिस की मौजूदगी में एक ईसाई लड़की को धमकाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बताइए, क्या यही है वो भारत जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है? वैसे वो वीडियो आपने भी सोशल मीडिया पर देखा ही होगा और वो ईसाई लड़की संभवतः आंख से दिव्यांग थी, लेकिन नफरत का जहर ऐसा था कि भाजपा की एक महिला नेता पुलिस की मौजूदगी में उस महिला के साथ मारपीट करने की कोशिश करती नजर आई। अब ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट देखिए। द इंडिपेंडेंट ने साफ लिखा है कि भारत में हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा क्रिसमस समारोह को निशाना बनाए जाने से चिंता का माहौल पैदा हो गया है। भारत में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वो बहुसंख्यक हिंदू देश में ईसाइयों पर हो रहे टारगेट हमलों में चिंताजनक बढ़ोतरी की कड़ी निंदा करता है। इस संगठन ने ईसाइयों पर होने वाले हमलों और उत्पीड़न की कई घटनाओं को दर्ज किया। ब्रिटेन के ही एक और अखबार द टेलीग्राफ ने भी रिपोर्ट छापी। उसने लिखा कि भारत के कई इलाकों में हिंदू संगठनों ने चर्च के क्रिसमस सेलिब्रेशन को रोकने की कोशिश की। साफ शब्दों में लिखा गया कि हिंदू चरमपंथियों ने भारत में क्रिसमस को रोकने की कोशिश की और ऐसे हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। TRT वर्ल्ड ने लिखा है कि भारत में क्रिसमस का माहौल डर और धमकियों के साए में ढका हुआ है। देश भर में ईसाई लोग क्रिसमस मना रहे हैं और उसी समय कई राज्यों में क्रिसमस कैरोल गाने वालों पर हमले हो रहे हैं। क्रिसमस की सजावट को तोड़ा जा रहा है, उसे मानने वालों को परेशान किया जा रहा है और उससे जुड़ा सामान बेचने वालों का भी उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके साथ ही भाजपा नेताओं द्वारा विवादास्पद टिप्पणियां करने की खबरें भी सामने आ रही है। RTI वर्ल्ड ने इस पूरे मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट की है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक मॉल के भीतर हुई घटना को भी प्रमुखता से दिखाया है। बताया गया है कि 80 से 90 लोग जबरदस्ती मॉल में घुस गए, सुरक्षा गार्ड उन्हें रोक नहीं पाए। मॉल प्रबंधन ने कहा कि वे पिछले 16 साल से वहां काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। भीड़ ने कर्मचारियों को धमकाया और क्रिसमस की सजावट में तोड़फोड़ की। TRT वर्ल्ड ने भारत में छपी इन तमाम खबरों को जोड़कर दुनिया के सामने रखा है। केरल की एक घटना पर भी विस्तार से लिखा गया है। बताया गया है कि 21 दिसंबर को क्रिसमस कैरोल जुलूस में शामिल बच्चों के एक समूह पर हमला किया गया। इस समूह में शामिल ज्यादातर बच्चे 15 साल से कम उम्र के थे। हमलावर ने वाद्य यंत्र तोड़ दिए। बाद में पता चला कि वो व्यक्ति RSS से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन इसके बाद RSS नेता श्री कृष्ण कुमार ने इस घटना को ये कहकर खारिज कर दिया कि बच्चों का ये समूह शराबी अपराधियों का गिरोह था और उनके गीत गाने के पीछे राजनीतिक मकसद था। इस बयान के बाद बच्चों के माता पिता और स्थानीय लोगों में गुस्सा और नाराजगी फैल गई। लोगों ने कहा कि भाजपा नेता गलत और बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि उस समूह में ज्यादातर नाबालिग बच्चे थे। इसके बावजूद इस घटना को लेकर कई भाजपा नेताओं ने कथित तौर पर
कुतर्क करते हुए बयान दिया। लेकिन जरा आप कल्पना करिए, जब दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउस भारत के बारे में इस तरह की खबरें छाप रहे हों और उन्हें छापनी ही पड़ रही हो, तो बताइए भारत का कैसा डंका बज रहा है। और इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आपको नहीं लगता कि चवन्नी के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भारत की ऐतिहासिक विरासत को पूरी दुनिया में तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है? और ध्यान रखिए, जिन मीडिया संगठनों की खबरें मैंने आपको दिखाई है वे किसी तरह से गोदी मीडिया की श्रेणी में नहीं आते। इनकी रिपोर्ट दुनिया भर में भरोसे के साथ पढ़ी जाती है। तो बजाइए ताली, क्योंकि अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने दुनिया में ऐसा डंका नहीं बजवाया था, और ये वाला डंका बिना पैसे के बज रहा है। हाँ, चिंटुओं को भले ही खर्चा पानी देना पड़ता हो, लेकिन अखबारों को नहीं, दुनिया भर में मीडिया हाउसों को नहीं। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद हुजूर को भनक लग गई होगी, अंदाजा हो गया होगा कि देश में जो माहौल बनाया गया है उसका नतीजा 25 तारीख को क्या होने वाला है। शायद इन्हीं दबावों के कारण विश्व गुरु को 25 दिसंबर की सुबह सुबह उठकर चर्च जाना पड़ा, फोटो खिंचवानी पड़ी और मीडिया के लिए कुछ तस्वीरें जारी करनी पड़ी, ताकि दोनों बातें एक साथ चल सके। एक तरफ जमीन पर नफरत और दूसरी तरफ दुनिया के अखबार ये भी लिख सके कि हुजूर चर्च गए थे और क्रिसमस की बधाई दे रहे थे। यही है वो दोहरापन जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता हूँ। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती और ना ही हर किसी के पास ये कला होती है। बहरहाल दुनिया में मुफ्त का डंका बजवाने के लिए बोलिए थैंक यू फलाने जी, लिखना मत भूलिएगा। वैसे जब दुनिया की बातें हो रही है तो एक और मामला देख लीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस और अबू सुफियान मंडल ने आरटीआई दाखिल की थी। उन्होंने पूछा था कि जापान यात्रा के दौरान देश का कितना खर्च हुआ, खर्चों की जानकारी दीजिए। इस पर अजय वासुदेव बोस लिखते हैं कि 2 लोगों ने आरटीआई लगाई और जवाब मांगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से उन्हें जो जवाब दिया गया वो बड़ा दिलचस्प है। उन्हें बताया गया कि जापान यात्रा के बिलों का भुगतान अभी बाकी है। अब जब मैं आगे तारीख का जिक्र करूंगा ना तो उसे ध्यान से सुनिएगा, दोबारा सुन लीजिए। बोस को यही जवाब दिया गया कि बिलों का भुगतान अभी बाकी है, यानी अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है, जबकि दूसरे आरटीआई कार्यकर्ता को इसके ठीक उलट जवाब दिया गया। उसे बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जापान सरकार के गेस्ट थे, यानी मेहमान बनकर गए थे और मेहमान से तो पैसे लिए नहीं जाता, इसीलिए सारे खर्चे जापान सरकार ने वहन किए हैं। अजय वासुदेव बोस लिखते हैं कि ये सरकार तो बिल्कुल जुमलेबाज साबित हो रही है। समझने वाली बात यह है कि आरटीआई के जवाबों के जो स्क्रीनशॉट साझा किए गए हैं उनसे तारीखों का खेल साफ दिखता है। बोस को यह जवाब मिला 24 सितंबर को, जबकि दूसरे आरटीआई कार्यकर्ता को 4 दिसंबर को जवाब दिया गया। यानी 24 सितंबर को कहा गया कि अभी बिलों का भुगतान बाकी है, इसीलिए खर्च नहीं बताया जा सकता, और इसके लगभग 2.5 महीने बाद 4 दिसंबर को कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जापान में गेस्ट के तौर पर गए थे और पूरा खर्च जापान सरकार ने उठाया है। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री तो 29-30 अगस्त को ही जापान जा चुके थे, तो क्या 24 सितंबर तक विदेश मंत्रालय को यह मालूम ही नहीं था कि खर्च जापान सरकार ने उठाया है, कि प्रधानमंत्री मेहमान बनकर गए थे? तब तो कहा गया था कि बिल अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि बिल था और दिसंबर आते आते कहा जाने लगा कि ये तो राजकीय यात्रा थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले प्रधानमंत्री भारत के खर्चे पर गए हों और 24 सितंबर के बाद जापान ने कह दिया हो चलिए अब हम आपकी यात्रा राजकीय यात्रा मान लेते हैं, खर्चा हम उठा लेंगे, आप पैसा मत दीजिएगा। ये संभव ही नहीं है। रीइंबर्समेंट वाला खेल यहाँ चलता ही नहीं है। यात्रा से महीनों पहले ये तय हो जाता है कि कौन व्यक्ति किस देश में किस हैसियत से जाएगा, निजी खर्चे पर या अतिथि बनकर। तो जरा सोचिए, दोहरापन सिर्फ भाजपा नेताओं की बातों और सत्ता के कामकाज में ही नहीं बल्कि मंत्रालयों में भी कथित रूप से ठूस ठूस कर भर दिया गया है। फिलहाल इन 2 आरटीआई जवाबों से यही निष्कर्ष निकलता है कि एक बार फिर से थैंक यू फलाने जी बोलना चाहिए।
कोई और प्रधानमंत्री होता तो दोनों आरटीआई में एक जैसा जवाब आता, लेकिन ये तो विश्व गुरु हैं, अमृतकाल लाए हैं, तभी तो एक ही मुद्दे पर दो आरटीआई में दो अलग अलग जवाब निकल रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि भारत की न्यायपालिका में किस तरह का अमृतकाल चल रहा है। वैसे तो हम ये अक्सर दिखाते ही रहते हैं कि, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। मामला है सुरेंद्र गाडलिंग का। भीमा कोरेगांव केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा कई और केस भी बताए जाते हैं, गंभीर धाराएं लगाई गई, और आप जानते ही हैं कि अमृतकाल में गंभीर धाराएं किन लोगों पर लगती है, जैसे यूएपीए। याद दिला दें, हालांकि मैं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष भूपेंदु अधिकारी ने कहा कि जिस तरह इजराइल ने गाजा में किया, उसी तरह भारत में भी 100 करोड़ हिंदुओं के हित में सरकार चल रही है। आप समझ ही गए होंगे कि बदले की बात किससे हो रही है और टारगेट कौन है। मगर यहाँ न कोई अपराध दर्ज होगा, न कोई एफआईआर, न गिरफ्तारी, न मुकदमा, न यूएपीए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने लिखा भी कि इन पर कुछ भी नहीं हुआ। सवाल ये भी है कि पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी की सरकार है, तो विपक्षी सरकारें भी भाजपा नेताओं के इन जहरीले बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? उन्हें किस बात का डर है? तो भैया, अमृतकाल में ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन यूपीए के तहत कितने समाज सेवकों पर, कितने छात्रों पर कार्रवाई हुई है आपने देखा ही है, और अब तो वैज्ञानिक भी खतरे में है। सोनम वांगचुक जी को याद करिए। सुरेंद्र गाडलिंग का मामला इसलिए यूनिक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका तारीख पर तारीख के झूले में बड़ी मस्ती से झूल रही है। बार बार याचिका सूचीबद्ध होती है, फिर अचानक गायब हो जाती है, मिस्टर इंडिया बन जाती है, चर्चा में आती है, लेकिन उसके बाद फिर स्थगन हो जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगस्त 2023 से अब तक इस मामले में 17 बार लिस्ट होने का दावा किया गया है, मगर जमीनी स्तर पर हुआ कुछ भी नहीं है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन 17 में से 13 बार ये याचिका जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच के सामने गई। 4 बार तो सुनवाई का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन केस लगा ही नहीं। फ्रंट लाइन के लिए सौरभ दास ने इस पर एक जबरदस्त रिपोर्ट की है। वो लिखते हैं कि जब किसी की आजादी दांव पर हो तो अदालतों के भीतर इस तरह की देरी सामान्य नहीं कही जा सकती है। ये देरी जानबूझकर की गई प्रतीत होती है। समझने वाली बात यह है कि भीमा कोरेगांव मामले में 6.5 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन सुरेंद्र गाडलिंग अब भी जेल में है। मौजूदा जमानत याचिका 2016 के गढ़चिरौली आगजनी मामले से जुड़ी बताई जाती है। जनवरी 2019 में हुई गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में लिखा गया कि सरकार ने बस इतना कह दिया कि इनसे खतरा है। 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि 2016 के इस केस से 7 आरोपी में से 6 को जमानत मिल चुकी है। तो समानता के आधार पर भी सुरेंद्र गाडलिंग को जमानत मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। हर बार सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा जाता है और अदालत चुपचाप समय दे देती है, मामला टलता रहता है। इससे पहले साल 2023 में ही भीमा कोरेगांव केस के 2 आरोपी को सबूतों के अभाव में जमानत दे दी गई थी। तो सवाल यह है कि अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं थे तो इनके खिलाफ सबूत कैसे मिल गए, और अगर सबूत नहीं है तो जमानत क्यों नहीं, और अगर सबूत है तो उन्हें अदालत के सामने रखा क्यों नहीं जा रहा। सबसे चिंताजनक बात यह है कि 11 सितंबर 2024 को इस मामले की आखिरी सुनवाई थी, यानी लगभग 1 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद ये मामला सूची से ही गायब हो रहा है। जनवरी 2025 में सरकार ने अपना जवाब दाखिल भी कर दिया, फिर भी अदालत से कोई आदेश नहीं आया। यानी पहले दोनों पक्ष कथित रूप से मिलकर देरी करते हैं, फिर सरकार देर करती है, फिर अदालत देर करती है। अब सवाल यह है कि जब कुत्तों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत बेंच बना सकता है, तो इंसानों की आज़ादी के मामले में इतनी सुस्ती क्यों? सोचिए कितना गंभीर मामला है, कितना गंभीर सवाल है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगस्त 2023 से अब तक 17 बार ये मामला सूचीबद्ध हुआ, लेकिन हर बार फिर गायब हो गया। ये अपने आप गायब हो जाता है या गायब कर दिया जाता है? अब सवाल भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत से है
क्या वो ऐसे मामलों की सुध लेंगे या फिर कार्यक्रमों में फोटो खिंचवाते हुए रिटायरमेंट का लड्डू खाकर चले जाएंगे? वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।